दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन ये रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़ के होता है। क्योंकि एक लड़का जो अपनी बातें अपने माता पिता से नहीं कह पाता है, वो सारी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। आज की कहानी में एक लड़का अपने दोस्ती का हक कुछ इस तरीके से अदा करता है कि जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि उसने जो कुछ भी किया था वो सही था या फिर गलत। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के लातूर शहर की। लातूर का एक इलाका पड़ता है विशाल नगर, और इसी विशाल नगर इलाके का रहने वाला अनंत राव यादव। अनंत राव की पत्नी का नाम है मोहिनी यादव। अनंत राव की एक ही बेटी है जिसका नाम है अपूर्वा। अपूर्वा जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो कर्नाटक के जमखंडी से डॉक्टरी की पढ़ाई करती है। अक्टूबर के पहली सप्ताह में दशहरा के अवसर पर अपूर्वा के कॉलेज में जब छुट्टी हो जाता है, कुछ दिन के लिए वो घर चली आती है। 16 अक्टूबर के अपूर्वा के पिता अपनी बच्ची के कॉलेज का फी जमा करने के लिए कर्नाटक चले जाते हैं। अपूर्वा की मां मोहिनी करीब 11:30 बजे के आसपास मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। उस वक्त अपूर्वा अपने घर में अकेली होती है, पर आधे घंटे के बाद मोहिनी जब पूजा करके घर वापस आती है तो देखती है कि बाहर दरवाजे पे कुंडी लगा है, जिसे देख करके मोहिनी को भी बड़ा अजीब लगता है। मोहिनी ये सोचने लगती है कि अगर उसकी बच्ची घर से बाहर गई होती तो उसे बताई ज़रूर होती। इसीलिए मोहिनी आनन फानन में दरवाज़ा खोल करके घर के अंदर एंट्री करती है। पर मोहिनी जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है, घर के अंदर का नज़ारा देख वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। दरअसल घर के अंदर ही फर्श पे अपूर्वा का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। पूरा फर्श खून से लहूलुहान हुआ पड़ा था। अपूर्वा की डेड बॉडी को देख करके जब मोहिनी चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तब तक मोहिनी बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस के लोग जब अपूर्वा को देखते हैं, उसे आनन फानन में उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जब अपूर्वा को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि अपूर्वा की मौत हो चुकी है। चूँकि मामला पुलिस का था, डॉक्टर इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है और सबसे पहले अपूर्वा की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि अपूर्वा के शरीर पे किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया गया था। पुलिस सबसे पहले अपूर्वा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर पुलिस अपने टीम के साथ अपूर्वा के घर पे पहुंचती है और घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है। घटनास्थल की मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि अपूर्वा के घर में सारा सामान जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था। अपूर्वा के गले की चेन और उसका दोनों मोबाइल भी गायब हुआ था। टेबल पे 2 गिलास भी पड़ा हुआ था, जिसे देख करके अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद ये लूटपाट का मामला है। तब तक इधर अपूर्वा के पिता भी घर पे आ चुके थे। पुलिस जब इस घटना के बारे में अपूर्वा के माता पिता से पूछताछ करती है तो दोनों कहते हैं कि साहब, इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए पुलिस अपूर्वा के माता पिता के तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब अपूर्वा के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि अपूर्वा के ही कॉलेज में पढ़ने वाला मौली गोपाल, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। पुलिस मौली को थाने में बुलाती है और उससे अपूर्वा के बारे में पूछताछ करती है। मौली कहता है कि साहब, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन मौली के विरोध में कोई सबूत नहीं मिलता है। आखिरकार पुलिस मौली को छोड़ देती है और फिर पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए अब अपूर्वा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स को जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे अपूर्वा ने घटना से ठीक 1 घंटे पहले ही उससे बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी अमर शिंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है। अमर, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो अपूर्वा के ही पड़ोस का रहने वाला है। दरअसल अमर ये कोई और नहीं बल्कि अपूर्वा के ही बचपन का दोस्त है।
पुलिस इसी कॉल डिटेल्स के आधार पर अमर को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर अमर से अपूर्वा के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। अमर भी बिना किसी शक्ति दबाव के ही तुरंत ही सच्चाई कबूल कर लेता है। अमर पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, मैंने ही अपूर्वा की हत्या किया है और मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन अमर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो हर व्यक्ति सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि जो अमर ने किया था वो सही था या फिर गलत। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 3 लोगों से, अपूर्वा, अमर और सार्थक। ये तीनों बचपन के दोस्त ही नहीं है, बल्कि तीनों बचपन से ही एक साथ पढ़ाई करते हैं। तीनों बेस्ट फ्रेंड है। 8वीं क्लास तक जब पढ़ाई करते हैं, अक्सर एक दूसरे के घर भी आ जा करते हैं। लेकिन जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, सार्थक को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है कि उसे अपूर्वा से प्यार हो गया है। इसलिए सार्थक अपूर्वा से जाकर ये बातें ना कहने के बजाय अपने दोस्त अमर से कहता है। सार्थक अपने दिल की बात अमर से कहते हुए कहता है कि इसमें मुझे तेरी कुछ मदद चाहिए। दरअसल मुझे अपूर्वा से प्यार हो गया है। सार्थक जैसे ही अपनी दिल की बात अमर से कहता है, तो अमर हंसते हुए उसे जवाब देता है कि अपूर्वा तुझसे प्यार नहीं करती है, और अगर तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो तू अपने प्यार का इजहार भी करके देख ले। लेकिन याद रखना, इस वजह से हमारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। अमर जब इस तरह की बातें सार्थक से कहता है, तो सार्थक उसे जवाब देते हुए कहता है, इसीलिए तो मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं खुद जा कर के डायरेक्ट अपूर्वा से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता हूँ। दरअसल इसमें तू मेरी मदद कर, मेरी बात अपूर्वा तक पहुँचा दे। आखिरकार अमर भी सार्थक की बात मान लेता है और एक दिन मौका निकाल कर ये बात है अपूर्वा के सामने रख देता है। अपूर्वा अमर को जवाब देते हुए कहती है कि सार्थक कोई गलत लड़का नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए बेहतर जगह भी है, लेकिन मैं उसे सिर्फ अपने दोस्त की तरह मानती हूँ। अमर जब ये सारी बातें आकर के सार्थक को बताता है, तो सार्थक भी ये सुन कर के खुश हो जाता है कि चलो, मेरे लिए अपूर्वा के दिल में कोई ना कोई जगह तो ज़रूर है। मौका जब आएगा मैं अपने प्यार का इजहार भी कर दूंगा। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, तीनों की जब 12वीं तक की पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद से तीनों अलग अलग शहर में जाकर अपना दाखिला करा लेते हैं। सार्थक जो औरंगाबाद से जाकर इंजीनियरिंग का दाखिला करा लेता है, तो वहीं पे अपूर्वा कर्नाटक के जामखंडी में जाकर डॉक्टरी में दाखिला करा लेती है। वहीं पे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगती है। अमर जो लातूर शहर में ही अपना दाखिला करा लेता है। तीनों दोस्त अलग अलग तो हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। समय बदल जाता है, जगह बदल जाता है, सबके जीवन में नए नए लोग आ जाते हैं, लेकिन सार्थक के जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पाता है। दरअसल सार्थक अपूर्वा को कभी भूल ही नहीं पाता है। इसीलिए सार्थक अक्सर अपूर्वा से मिलने के लिए कर्नाटक के जामखंडी उसके हॉस्टल पे भी जाता है। जब भी अपूर्वा से मिलने के लिए जाता है, अपूर्वा भी उसे देखकर बेहद ही खुश होती है और उसी काफ़ी आवभगत भी करती है। उसके बाद से अब सार्थक बार बार अपूर्वा से मिलने के लिए उसके पास जाना शुरू कर देता है, जिससे अपूर्वा को अब अच्छा नहीं लगता है। दरअसल अपूर्वा को अपने पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगता है। लेकिन सार्थक जब बार बार अपूर्वा के पास अब जाना शुरू कर देता है, तो अब अपूर्वा भी सार्थक से अब दूरियां बनाना शुरू कर देती है, जिसे देख करके अब सार्थक को भी अच्छा नहीं लगता है। इधर अपूर्वा जिस कॉलेज में पढ़ती है, उसी कॉलेज में पढ़ने वाला मौली गोपाल, दरअसल अपूर्वा का मौली से भी दोस्ती हो जाता है। लेकिन अपूर्वा का जैसे ही मौली से दोस्ती हो जाता है, अमर इस बारे में एक दिन सार्थक को बता देता है। सार्थक को जैसे ही अपूर्वा के मौली के दोस्ती के बारे में मालूम चलता है, सार्थक के दिमाग में एक गलतफहमी बैठ जाता है। दरअसल सार्थक को लगता है कि शायद अपूर्वा का मौली के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, इसीलिए अपूर्वा अब उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रही है। लेकिन सार्थक को जैसे ही मौली के बारे में मालूम चलता है, सार्थक फिर से एक दिन अपूर्वा के पास कर्नाटक में जाता है और उसे जाकर समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि नए दोस्त बनते ही तुम पुराने दोस्तों को भूल गई। जब इस तरह की बातें कहता है, अपूर्वा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जब मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, तो मेरे ऊपर पढ़ाई का कुछ ज़्यादा ही लोड हो चुका है,
इसीलिए मैं ज़्यादा समय तुम लोगों को नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जैसे इस तरह की बातें कहती है, सार्थक अपनी दिल की बात अपूर्वा के सामने रख देता है। कहता है सच्चाई ये नहीं है, बल्कि तुम्हारा दोस्त मौली बन चुका है और मौली के चक्कर में अब तुम हमें टाइम नहीं दे रही हो। दरअसल मौली अच्छा लड़का नहीं है, उससे दोस्ती तोड़ लो। दोस्ती तोड़ने की जब बात कहता है, इस पर अपूर्वा एकदम से गुस्से में आ जाती है। अपूर्वा गुस्से में ही सार्थक को जवाब देती है कि मैं किससे दोस्ती करूंगी और किससे नहीं करूंगी, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। जैसे इस तरह गुस्से में जवाब देती है, सार्थक अपूर्वा के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। सार्थक अपूर्वा से कहता है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन जैसे ही प्यार का इजहार करता है, अपूर्वा सार्थक को मना कर देती है। अपूर्वा सार्थक से कहती है कि मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती हूँ जिससे मेरे माता पिता का समाज में बदनामी हो। इधर सार्थक के दिल में जो अपूर्वा के लिए तरह तरह के जो सपने बना था, सारे सपने टूट जाते हैं। सार्थक को अब पूरा यकीन हो जाता है कि अपूर्वा उसके जीवन में नहीं आएगी। सार्थक जब वहाँ से वापस अपने घर पे आता है, ये सारी बातें अपने दोस्त अमर से बताता है और साथ साथ ये भी कहता है कि मैं उसके बगैर जी भी नहीं सकता हूँ, पर याद रखना जब मैं मरूँगा तो मेरे मरने पे कोई रोने वाला भी नहीं होगा। जैसे इस तरह की बातें अमर से कहता है, तो अमर भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया को रुला के रख दूंगा। लेकिन सार्थक अमर की बातों पे ध्यान नहीं देता है और अपूर्वा के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि जब उसे बर्दाश्त नहीं होती है, 23 जुलाई को खुदकुशी कर लेता है। सार्थक जैसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, इस बात को उसके पिता बाला साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आखिरकार अगले दिन ही नज़दीकी थाने में जाकर अपूर्वा और उसके कॉलेज के दोस्त मौली घोपाल के नाम पर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। जैसे ही मुकदमा दर्ज करा देते हैं, उसके बाद से पुलिस अपूर्वा और उसके दोस्त मौली घोपाल को कस्टडी में लेकर जेल भेज देती है। दोनों जेल तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद बेल पे रिहा हो जाते हैं। मामला ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन अमर गुस्से से आग बबूला हो उठता है। अमर को लगता है कि अपूर्वा की वजह से उसका दोस्त हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया। इसीलिए अब अमर अपूर्वा से बदला लेने की ठान लेता है। दरअसल अमर अपूर्वा को भी सार्थक के पास ही भेजने की तैयारी कर देता है और फिर एक मौके का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, अक्टूबर महीने में दशहरा के अवसर पर जब अपूर्वा के कॉलेज में छुट्टी हो जाता है, वो अपने घर चली आती है। अपूर्वा जब घर पे पहुंचती है, उसके बाद से अमर भी उसके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देता है। 16 अक्टूबर को अपूर्वा के पिता उसके कॉलेज का फी जमा करने के लिए जब कर्नाटक चले जाते हैं, अमर को पहले से ही मालूम था कि उसकी माँ हर रोज़ 11:30 बजे के आसपास मंदिर के लिए जाती है। इसलिए करीब 11 बजे के आसपास अपूर्वा के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। अपूर्वा भी उसे 12 बजे के आसपास अपने घर पे आने के लिए कहती है, क्योंकि अपूर्वा को मालूम था कि उसकी माँ 12 बजे तक घर पे आ जाएगी। लेकिन 11 बजे के आसपास ही अमर अपने घर से एक बैग लेकर के निकल जाता है और अपूर्वा के घर के बगल में ही उसके माँ के जाने का इंतज़ार करने लगता है। मोहिनी यादव करीब 11:30 बजे के आसपास जैसे ही अपने घर से निकलकर मंदिर के लिए जाती है, अमर दरवाजे पे पहुंच जाता है और जाकर बेल बजाता है। अपूर्वा जब दरवाज़ा खोलती है, अपने सामने अमर को देखती है। वो भी सोचने लगती है कि मैंने इसे 12 बजे बुलाई थी और ये अभी क्यों आ गया। चूँकि वो उसका बचपन का दोस्त था, इसीलिए अमर को मना भी नहीं कर पाती है और उसे घर के अंदर बुला लेती है। जैसे ही घर के अंदर जाता है, अपूर्वा उसे एक गिलास पानी ला करके देती है। उसके बाद से दोनों कुछ देर तक बैठकर सार्थक के मौत के बारे में बातचीत करते हैं। उसके बाद से अपूर्वा किचन में चली जाती है चाय बनाने के लिए। पर अपूर्वा जैसे ही किचन में जाती है, इधर अमर टीवी ऑन कर देता है और टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ा देता है। उधर से जब अपूर्वा चाय बना करके लाती है, दोनों बैठ करके चाय पीते हैं। पर चाय पीते पीते इससे पहले कि अपूर्वा कुछ समझ पाती, अमर अपने बैग से एक तेज़धार हथियार निकालता है और उस हथियार को अपूर्वा के गले पे चला देता है। इससे पहले कि अपूर्वा चीख और चिल्ला पाती, अमर टीवी का वॉल्यूम और भी ज़्यादा तेज़ कर देता है और उसी तेज़धार हथियार से
अपूर्वा के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से अपूर्वा की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। हालांकि थोड़ी सी शोरगुल भी होती है, लेकिन टीवी का तेज आवाज़ होने की वजह से वो आवाज़ घर से बाहर नहीं निकल पाती है। अपूर्वा की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद से अब अमर अपने आप को बचाने के लिए उसके घर का सारा सामान जहाँ तहाँ बिखेर देता है। उसके गले का चेन ले लेता है, साथ ही साथ उसका दोनों मोबाइल भी ले लेता है और सब अपने बैग में डालकर जब वहाँ से बाहर निकलता है तो अपूर्वा की तरफ देखते हुए कहता है कि तेरी ही वजह से मेरा दोस्त हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया, इसलिए मैं भी तुझे उसी के पास भेज रहा हूँ और जाकर उससे एक बार नज़रें ज़रूर मिलाना। जब घर से बाहर निकलता है, दरवाजे पे कुंडी लगा देता है और वहाँ से सीधे अपने घर चला जाता है। वाकई में अमर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस अमर के ही तहरीर पे उसे अपने कस्टडी में लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।